वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सुवे और गैलेना के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी थी, जहां पर उसने अपने बॉडी डबल का इस्तेमाल किया था, पर वो हार जाता है, इसलिए वो खुद मैदान में उतरते हुए उसको कैद ही कर लेता है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो लोग उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए आ चुके थे और पहली बार ही हिनाटा की थी, पर वो बंदी उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए उसने उस पर अटैक कर दिया था। पर रिमरू वक्त रहते ही उसे बचा लेता है, यहाँ तक कि उसने रफाल की मदद से धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लिया था। जबकि दूसरी तरफ मारिया बेल रिमरू को फंसाने के लिए प्लान बी शुरू कर देती है। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर उसकी मीटिंग की तरफ आ गया था, जहाँ पर रिमरू ने गैल्डेना पर लगी ऑन द स्पॉट डेथ सील को ब्रेक कर दिया था, जो देखकर गैल्डेना उसके सर्वेंट बनने के साथ ही साथ ग्राहम बेल के बारे में भी बताया कि वो अभी भी जिंदा है, वो भी मारिया बेल की बदौलत, यहाँ तक कि यूकी भी उसके कंट्रोल में है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। तभी गैल्डेना बता रही थी यूकी कागू राजा का वह ग्रैंड मास्टर पूरी तरह से मारिया बेल के कंट्रोल में है। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर यूकी की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो मारिया बेल की बातों को सुनने के बाद कहता है कि मारिया बेल सही कह रही है, किसी डीमन लॉर्ड के साथ हाथ मिलाना तो सोचा भी नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हम क्या करें। और वैसे भी ह्यूमन सोसाइटी पर रिमरू-सान का इफेक्ट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जब वो ऐसा कह रहा था तभी जोहान को कोई टेलीपैथी के थ्रू बताता है, लॉर्ड जोहान मेरे पास एक अर्जेंट रिपोर्ट है। उसकी रिपोर्ट को सुनने के बाद जोहान मारिया बेल को बताना शुरू करता है, गैल्डेना को डीमन लॉर्ड ने पकड़ लिया है और क्या तुम ग्रीड के साथ मिलकर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर सकती हो। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए मारिया बेल बताती है कि तो इसलिए मैं उसके इमोशन को महसूस नहीं कर पा रही हूँ और गैल्डेना को शायद डीमन लॉर्ड रिमरू ने मार डाला है। अब ये सुनकर जोहान के पैरों तले जमीन खिसक चुके थे, जबकि मारिया बेल यूकी से कहती है कि यूकी क्या तुम्हारे पास डीमन लॉर्ड रिमरू से कांटेक्ट करने का कोई मौका नहीं है। उसकी इस बात पर यूकी बताता है कि मेरी एक कलीग कगाली उसके साथ अमृता नाम की एक एंशिएंट रून की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाने वाली है। यहाँ तक कि यह डिस्टेव के नीचे स्थित एक एंशिएंट रून है, साथ ही साथ यह सोमा के ग्रेट मैजिक नेशन की तर्ज पर बसाया गया एक नेशन था और कगाले के अनुसार यहाँ एक मैजिक कंट्रोल पावर रिएक्टर भी मौजूद है। अब मैजिक कंट्रोल पावर रिएक्टर का नाम सुनकर जोहान के तो होश ही उड़ चुके थे, जबकि यूकी अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहना शुरू करता है यह एक पावर रिएक्टर है जिसका इस्तेमाल सोमा सिटी को चलाने के लिए किया जाता था और यह पुरानी दुनिया के मैजिकल टेक्नोलॉजी का पैनिकल है। अगर यह बेकाबू हो गया तो आसपास के पूरे इलाके को तबाह कर सकता है। जो सब जानने के बाद मारिया बेल सीरियस टोन में कहती है, यूकी तुमने कहा था कि अगर डीमन लॉर्ड अकेला हो तो उससे हराया जा सकता है ना। ये बात सुनकर यूकी हैरान होते हुए कहता कि क्या वहाँ पर तुम उसके पीछे जाना चाहती हो, पर मैं तो ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैंने सुना है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान डीमन लॉर्ड मिलिम भी उसके साथ होगी। अब ये सुनकर जोहान तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, पर मिलिम बताते कि हम वहीं पर अटैक करेंगे और डीमन लॉर्ड को भी उसी के साथ ही निपटा देंगे। ये बात सुनकर जोहान घबराते हुए कह रहा था, पागलपन वाली बात मत करो और तुम इतने पावरफुल पर्सन को कहां से ढूंढ सकती हो। जो सुनने के बाद मारिया बेल पहले से भी ज्यादा सीरियस होने के साथ बोलती है, हम इसमें अपनी पूरी जी जान लगा देंगे, पूरी की पूरी। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर मारिया बेल उन दोनों को बता रही थी, तुम समझते हो है ना कि हम किस हालात में हैं। इसका मतलब है कि अब ठीक वही समय है जब हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए, वह चीज जो तुम ड्रैगन के घोंसले से लाए थे। ये बात सुनकर यूकी काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि रुको, ये तो बहुत ज्यादा बुरा है, इसे तो मैं भी कंट्रोल नहीं कर सकता। उसकी इस बात पर मारिया बेल बताती कि कोई बात नहीं, वैसे भी असल में डीमन लॉर्ड मिले ही में तो है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर जोहान अपने सीट से उठते हुए कहता है कि लेकिन एक गलती भी इंसानियत को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अब ये सुनकर मारिया बेल उसे वहीं पर चुप करा चुकी, जबकि दूसरी तरफ यूकी का कहना है, दरअसल तुम सही कह रही हो, डीमन लॉर्ड मिलिम शायद उस काम को अकेले ही निपटाने की कोशिश करेगी और हो सकता है कि यही वह चीज हो जिससे उन दोनों डीमन लॉर्ड को अलग किया जा सके। ये बात सुनकर मारिया बेल इम्प्रेस होने के साथ कहने लगी, मुझे खुशी है कि तुम इतनी जल्दी समझ गए और जब तक डीमन लॉर्ड मिलिम उसके साथ खेल रही है तभी हमें इसके आगे के बाद यूकी से पता चलती है, फिर हम रिमरू-सान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। लेकिन एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है और ये बात मारिया बेल अच्छे से समझ चुकी थी, क्योंकि परेशानी की जड़ स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा है। मारिया बेल किस बात पर एग्री करते हुए यूकी का कहना है, अगर हम रिमरू-सान को कंट्रोल करने में नाकाम रहे और हमें उसे मारना पड़ा तो सबसे बुरी हालात में वह दुष्ट ड्रैगन ही पूरी इंसानियत को मिटा सकता है। जिस बात का जवाब देते हुए मारिया बेल ईवल की तरह हंसने के साथ बताती है कि उस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम बस डीमन लॉर्ड रिमरू को हराने पर ध्यान दो और किसी और चीज पर नहीं। उसके ऐसा कहते ही उसका ग्रीड उस पर हावी होने लगा था। फिर वो उसके कंट्रोल में आते के साथ कहा, खैर अगर तुम ऐसा कहती हो तो मैं तुम पर भरोसा करूंगा। इसी के साथ यहाँ से इनकट होकर उनकी मीटिंग की तरफ आ गया था, जहाँ पर गैल्डेना उन सभी को बता रही थी यूकी उनके कंट्रोल में है और मारिया बेल ने ये बात खुद कही थी ठीक उसके सामने। और जो लोग उसके कंट्रोल में होते हैं उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता, फिर चाहे उन्हें कुछ भी क्यों ना कह दो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रिमरू अपने मन में सोच रहा था, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में आने पर यूकी को कोई यूनिक स्किल मिली थी, इसलिए मेरा अंदाजा है कि वह खुद का डिफेंड
नहीं कर पाया होगा, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये होगा कि यूकी बेकसूर है। उसको यूं सोच में डूबा देखकर गैल्डेना को लग रहा था कि वो उसकी टीम में शामिल नहीं हो पाएगी, इसलिए वो परेशान होते हुए कहने लगी, अरे ग्रेट रिमरू, प्लीज मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ बता सकती हूँ, बस मुझे अपने लिए काम करने दो। जो सुनकर रिमरू तो बेनीमारू की शक्ल देखने लगा था, जिसकी वजह से गैल्डेना तो और भी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। पर रिमरू उससे कहता है कि खैर, बात को आगे बढ़ाने से पहले चलो कुछ खाने चलते हैं। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर काफी बड़ी बिल्डिंग की तरफ आ गया था और उस बिल्डिंग को देखते हुए रिमरू ने बताता है कि यह टेम्पेस्ट का नया रिसेप्शन हॉल है। अब इस नजारे को देखने के बाद हिनाटा का कहना है, जो तुमने चीज बनाई है वो काफी ज्यादा शानदार है। जबकि रिमरू अपने मन में कहने लगा, खैर हमारे फेस्टिवल के बाद टेम्पेस्ट और भी ज्यादा बड़ा हो गया है और हमने अपनी पूरी जी जान लगा दी। साथ ही मैंने गैल्डेना को सुबह की सीक्रेट सर्विस के मेंबर के तौर पर रखने का फैसला किया है, चाहे वह कितनी भी शरारती क्यों ना हो। अगर वह सुबह के अंडर में काम कर रही है तो मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तभी हिनाटा अपने सामने का नजारा देखने के बाद रिमरू से सवाल करती है, क्या तुमने इसके बारे में पूछा था? इस बात की वजह से रिमरू के तो पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूँ, लेकिन गैल्डेना बोल पड़ी, वह और लोगों को भी बताएंगे कि ग्रेट रिमरू कितना ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर उस बिल्डिंग के अंदर की तरफ आ गया था, जहाँ पर शेफ खाना बना रहे थे, जबकि दूसरी तरफ वो लोग इन खाने का मजा ले रहे होते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर इस जगह को देखने के बाद गैल्डेना के तो होश ही उड़ चुके थे, यहाँ तक कि वहाँ की खुशबू सूंघने के बाद उसके मुंह में पानी आने लगा था। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर सोना मेन्यू दिखाते हुए उन लोगों को बता रही थी, एक बार जब आप यह तय कर ले कि आपको क्या चाहिए और अपना ऑर्डर देने के लिए कोरस्पोंडिंग टोकन लेकर काउंटर पर जाए, और हमारे पास रोज की तरह 3 स्पेशल आइटम है और साथ ही एक स्पेशल मील भी। अब इस बारे में तो रिमरू को भी नहीं पता था, इसलिए वो हैरान होते हुए कहा, क्या सच में? वह तो हमेशा मुझे यह फौरन ही दे देते थे। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए सोना बताती है कि हम हमेशा तुम्हारे लिए स्पेशल खाना तैयार रखते हैं ग्रेट रिमरू। और इसके आगे की बात हमें बेनीमारू से पता चलती है, ये मेन्यू में सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज है और इसे केवल मेरिट पॉइंट्स खर्च करके या समय से पहले लाइन में लगकर ही ऑर्डर किया जा सकता है। वैसे अगर आप लोग भी अच्छे से काम करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे तो आप लोगों को भी मेरिट पॉइंट हासिल हो जाएंगे। बेनीमारू की ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू का कहना है, ठीक है, तो फिर तुम इस मौके पर स्पेशल मील क्यों नहीं ले लेती और तुम इसे पहली बार दी जाने वाली सर्विस कह सकती हो। फिर वो सुना को बताता कि अगर मैं गैल्डेना का काम संभाल लूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? इस पे सुना पूरी तरह से एग्री थी, जबकि गैल्डेना का कहना है, ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो मैं वो ले लेती हूँ। उन सभी की ऐसी बातों को सुनने के बाद हिनाटा बोल पड़ी, ठीक है, फिर मैं भी स्पेशल डिश ही खाना चाहूंगी। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर गैल्डेना के सामने स्पेशल मील रख दिया गया था और वो उसको सूंघने के साथ काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी और वो बिना देरी किए गबागब खाना शुरू कर देती है। उसको यूं भुक्कड़ों की तरह खाता देखकर रिमरू भी हैरान हो चुका था। दूसरी तरफ हिनाटा उससे सवाल करती है, वैसे भी तुमने उस पॉइंट सिस्टम पर सच में सोचा है? जिसका जवाब देते हुए रिमरू बताता है, पे सिस्टम इम्प्लीमेंटेड करने के मामले में हम थोड़े पीछे चल रहे हैं, इसलिए अभी हम लोगों को पेमेंट नहीं कर सकते। ये बात सुनकर हिनाटा कहती है, लुबेनियस में भी यही हाल है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रिमरू हैरान होते हुए कहा, सच में एक ऐसी कंट्री जिसका हिस्ट्री सबसे लंबी रही है? उसकी इस बात पर हिनाटा बताती कि यह एक ऐसी कंट्री भी है जो इक्वलिटी का दावा करती है और यहाँ की तरह लोगों को आमतौर पर वस्तु के रूप में पेमेंट किया जा सकता है। हालांकि अपनी पोजीशन को देखते हुए मेरे पास कुछ हद तक नेशनल बजट अवेलेबल है जिसके साथ मैं काम कर सकती हूँ। जो सुनने के बाद रिमरू बोलता कि लेकिन ऐसा लग रहा था कि तुम जैसे मेले में काफी ज्यादा पैसे उड़ा रही थी, वैसे क्या तुम एम्बेजलमेंट कर रही हो? उसके इन सवालों का जवाब देते हुए हिनाटा बताती है कि बिल्कुल भी नहीं, वह मेरा अपना पैसा था जो मोस्टर्स को हंट करके कमाया गया था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रिमरू परेशान होते हुए कहता है कि लेकिन रुको, उस समय तुमने मुझसे पैसे लिए थे जबकि तुम्हारे पास खुद पैसे थे। ये बात सुनकर हिनाटा कहती है कि इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा हंगामा मत करो और इसे सेविंग करना कहते हैं। दूसरी तरफ गैल्डेना ने अपना सारा का सारा खाना खत्म कर दिया था और वो एकदम से खुश होने के साथ कहने लगी, मैंने हमेशा से पैसे को सबसे ऊपर रखा है, लेकिन आज से मेरा सोचने का तरीका बदल गया है। आज से मैं पॉइंट्स के लिए जीऊंगी। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर उन लोगों ने अपना अपना खाना खत्म कर दिया था। यहाँ तक कि रिमरू सवाल करता है, ठीक है, क्या तुम मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन दे सकती हो जो तुम्हारे पास हो? जिस बात पर एग्री करते हुए गैल्डेना बताना शुरू करती है, ठीक है, तो काउंसिल से शुरू करते हैं। कुछ पुराने इन्फ्लुएंसर लोग जिन्हें 5 एल्डर्स कहा जाता है, इसे कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ जाहिर है उनके लीडर ग्राम बेल है और वह जिनकी साजिशों की वजह से सारा का सारा हंगामा बचा, वह थी मारिया बेल। जो सुनकर रिमरू सवाल करता है, तो क्या मेन अफेंडर गवान को भी मैनिपुलेट किया जा रहा था? जिस बात पर एग्री करते हुए गैल्डेना बताती है कि वह 5 एल्डर में से एक है और इसमें जोहान भी शामिल है। अब ये सुनकर रिमरू हैरान होने के साथ कहता है कि क्या जोहान वही अच्छा आदमी जिसने गवान को डांटा था? जिस बात पर एग्री करते हुए गैल्डेना बताना शुरू करती है, अपने ही लोगों के बीच फूट पड़ना, ठीक यही तो मारिया बेल चाहती है। अगर गवान तुम पर काबू पा लेता तो बस उतना ही काफी होता और अगर वह नाकाम रहता तो जोहान तुम्हारा भरोसा जीत लेता और वह तुम्हारे साथ
साथ अपनी जगह बना लेता। उन दोनों के लिए यह तो एग्जिस्टेंस की फाइट थी, लेकिन मारिया बेल के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खेल में कौन सा मोरा बचा रहता है, और वैसे भी जीत तो उसी की ही होती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर बेनीमारू काफी ज्यादा गुस्सा करने के साथ कहता है, और वह धूर्त औरत तो अपना चेहरा भी नहीं दिखाते, यहाँ तक कि मेरा मन करता है कि मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूं। जो सुनकर रिमरू उससे कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझता हूँ, लेकिन ऐसा मत करो। जबकि दूसरी तरफ गेल्डेन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहने लगी, एक और बात, एक ग्रुप है जिसका नाम ब्लैक शैडो है, वह रोजो फैमिली के गंदे काम संभालता है, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा। वह हर जगह हर परछाई में मौजूद होते हैं, और बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम थी। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू कहता है कि मैं समझा, लेकिन सच कहूँ तो ये सब मुझे दुश्मन क्यों समझते हैं, मैं तो बस एक बेनुकसान वाला मामूली सा स्लाइम हूँ। अब ये सुनकर वो सारे के सारे लोग एकदम हैरान हो चुके थे। उनके हैरान चेहरे को देखने के बाद रिमरू खुद भी हैरान हो जाता है। रिमरू के इन सवालों का जवाब देते हुए गेल्डेना बताती है कि अरे यार, जब तुम इस तरह से झगड़ा मोल लेते हो तो कोई भी तुम्हें दुश्मन ही समझेगा। दूसरी तरफ बेनीमारू कह रहा था, मुझे भी यही लग रहा था कि तुम झगड़ा मोल रहे हो, और यह कि काउंसिल तुम्हारे इकोनॉमिक स्पेयर को खड़ा करने की दिशा में पहला कदम था। जिस बात पर एग्री करते हुए सुए भी कहता है, और मुझे भी लगा था कि मेरी इंटेंट गैदरिंग उसी का एक हिस्सा थी। अब बारी आ गई थी हिनाटा की, जो उससे कह रहे थे तुम्हें पता नहीं था कि ये कैसा लगेगा, फिर भी तुमने यह सब किया। उन सभी की ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू काफी ज्यादा हैरान होने के साथ उन्हें समझाता है कि खैर, मैं यह तो नहीं कह रहा कि मेरा ऐसा करने का कोई इरादा था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ समय के लिए शांतिपूर्ण बातचीत ही काफी होगी। उसकी इस बात पर हिनाटा बताती है कि क्या तुम उस नए प्लेयर का वेलकम कर रहे हो जो तुम्हारे डोमेस्टिक मार्केट को तहस नहस कर रहा है, और काफी कम लीडर ही इतने सीधे साधे होते हैं। अब ये सुनकर रिमरू तो सदमे में ही चला गया था, पर वो बातों को संभालते हुए कह रहा था, उसकी बात में तो दम है, तो फिर मैं अकेले ही वेस्टर्न नेशन की इकोनॉमी को संभालने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर गोबुतो उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि लगता है वे लोग काफी ज्यादा मजे कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ रिमरू उन सभी को बता रहा था, खैर गेल्डेना से मिली इन्फॉर्मेशन से मुझे दुश्मन की पूरी तस्वीर मिल गई है, और सुबह रोजो फैमिली और 5 एल्डर्स के बारे में पता लगाओ। उसी वक्त हिनाटा अचानक से उसको समझाने लगती है कि हमें इस बात से भी केयरफुल रहना चाहिए कि यूकी क्या कर सकता है। जो सुनने के बाद रिमरू बोलता है कि हो सकता है कि वह गिल्ड का इस्तेमाल करके कोई ट्रैप बिछाने की कोशिश करे, इसलिए अभी हम उससे बातचीत करने से बचेंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनने के बाद गोबुतो उसके सामने की तरफ आते हुए बताता है कि उन रून्स की इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या हुआ, क्या तुम उसके बारे में भूल गए? और तुम तो मेरे सामने डिंगे मार रहे थे कि तुम गिल्ड के सब मास्टर के साथ मिलकर कुछ रून्स की इन्वेस्टिगेशन करने वाले हो। अब रिमरू काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वो उसके बारे में भूल ही चुका था। जबकि बेनीमारू का कहना है कि अब उसे मना करने में बहुत देरी हो चुकी है। जिस बात का जवाब देते हुए रिमरू बताता है, रून्स डिस्टेव में है और अब वह मिलिम का इलाका है, इसलिए मैंने उसे भी बुलाया है। अब ये सुनकर गोबुतो उस पर गुस्सा करने के साथ कह रहा था, अब आप इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। तभी दूसरी तरफ से सुना का कहना है, ऐसा लगता है कि तुम सीधे दुश्मन के पीछे जाल में जा रहे हो। जो सुनकर रिमरू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, इसलिए रफाइल उसको बताती है कि सजेशन, इस ऑप्शन का फायदा उठाकर दुश्मन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। रफाइल की ऐसी बातों को सुनने के बाद रिमरू उनको बताता है कि हम उनके ही ट्रैप का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ करेंगे, और मैं वहाँ पर जाकर एनिमी को बाहर निकालूंगा, और हम उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन सुना को डाउट था कि यह प्लान काम करेगा या नहीं। उसके इन सवालों का जवाब देते फिर रिमरू बताना शुरू करता है, मैं मिलिम को अपने साथ रखूंगा, और मेरे इरादा शियोन को भी अपने साथ अंगरक्षक के तौर पर ले जाने का है। और हाँ, ऐसा भी कोई है जिसने मिलिम की ट्रेनिंग को पार कर लिया है, और अब वह काफी ज्यादा ताकतवर बन गया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर गोबुतो को पता चल गया था कि यहाँ पर मेरी ही बात चल रही है, इसलिए वो वहाँ से गलती होने ही वाला था। लेकिन रिमरू उसको रोकने के साथ कहा, हमारे साथ चलो गोबुता कुन। अब ये सुनकर गोबुता के तो पसीने छूटने लगे थे। साथ ही वो उसको बताता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता जहाँ पर ट्रैप और दुश्मन हो। जबकि दूसरी तरफ बेनीमारू कह रहा था, तुम सिटी की सुरक्षा के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हो। साथ ही साथ गेल्डेना भी बेनीमारू का साथ देने के लिए एकदम से तैयार हो चुकी थी। तभी हिनाटा का कहना है, टेम्पेस्ट में इतने अहम फैसले इतनी आसानी से लिए जाते हैं, और हाँ, अगर तुम यहाँ पर रहने का इरादा रखती हो तो बेहतर होगा कि तुम इसकी आदत डाल लो। जिस बात से गेल्डेना पूरी तरह से एग्री थी। जो सुनकर हिनाटा रिमरू से कहती है, तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। पर वो जाते समय रिमरू को सलाह दे जाती है, तुम कभी कभी थोड़े लापरवाह हो जाती हो, इसलिए जरा सावधान रहना। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रिमरू का कहना है, तुम अपने काम से काम रखो। और अरे यार, ये कितनी नखरेबाज है। वैसे भी हमारा प्लान बन चुका है, अब हमें बस उस बड़े दिन की तैयारी करनी है। इसी के साथ यहाँ सीन कट होकर मैंशन की तरफ आ गया था, जहाँ पर सियोन रिमरू के कमरे में एंटर करते हुए कह रही थी, तुम मुझसे मिलना चाहती हो ग्रेट रिमरू। जिस पर एग्री करते हुए रिमरू उसको कुछ देने के साथ बताता है कि ये लोग काउंसिल की मीटिंग के बीच इंग्रासिया में मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा था। उसको लेने के साथ सियोन काफी ज्यादा खुश होने के साथ उसको बता रही थी, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मैं इसे टांग दूंगी और हमेशा संभाल कर रखूंगी। तभी रिमरू उससे कहता है कि अगर तुम इसे खोलकर देखोगे तो मुझे अच्छा
लगेगा। इसलिए शियोन उस तोहफे को खोलने के साथ कहती है कि क्या मैं इसे ट्राई कर सकती हूँ, जिस बात से रिमरू भी एग्री था। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर शियोन नए आउटफिट में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जबकि रिमरू का कहना है अरे वाह ये तुम पर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर एक मीटिंग की तरफ आ गया था जिसके बैकग्राउंड में हमें रिमरू बता रहा था। उसके बाद मैंने ग्लैंडा को सबसे मिलवाया और कुछ समय के लिए वह निगरानी में रहेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह उनका भरोसा जीत लेगी। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले के दिनों में मैंने डॉट से हमारे लिए कुछ हैंड गन बनाने को कहा और अपनी प्लानिंग को बार बार दोहराया और अपने लिए एस्कॉर्ट वाले कपड़े भी बनवाए, पर समय सचमुच काफी तेजी से बीत जाता है। जिसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर रिमरू एस्कॉर्ट वाले कपड़े को पहनने के साथ कह रहा था मुझे लगता है कि अब हम सब तैयार हैं। जिस बात पर एग्री करते हुए गोपुता का कहना है अगर हम यह कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसमें मजा भी ले लें। ये बात सुनकर रिमरू खुश होने के साथ कहता कि मुझे छोटी आस्तीन और शॉर्ट्स के बारे में पक्का नहीं पता, लेकिन हम अच्छे लग रहे हैं तो मैं इसे मान लेता हूँ। उसी वक्त वहाँ पर शियोन आते के साथ उससे कह रही थी देरी के लिए मैं माफी चाहती हूँ, पर अब मैं रून्स की ओर चलने के लिए एकदम तैयार हूँ। तभी रिमरू उस पर गुस्सा करने के साथ कह रहा था नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता और यहाँ से फटाफट से निकलो और तुरंत एक्सप्लोरिंग वाले कपड़े पहन के आओ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर शियोन उदास हो चुकी थी और वो ना चाहते हुए भी वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद रिमरू कहता है कि कसम से खैर गोपुता कुन तुम मुझसे लाए हो है ना। जिस पर एग्री करते हुए गोपुता उस गन को बाहर की तरफ निकालने के साथ फ्लैक्स मारते हुए कह रहा था ये बहुत बढ़िया है और ये जब चलता है तो वह जिंग वाली फीलिंग सबसे अच्छी होती है। दूसरी तरफ रिमरू अपने मन में कहा मैंने तुम्हें वह देखकर एकदम सही किया और मुझे पहले से ही अंदाजा था कि तुम समझ जाओगे। जब उसने मुझे कुछ ही दिनों के अंदर वह प्रोटोटाइप दिखाया तो मैं हैरान हो गया। सच कहूँ तो चूंकि हम सभी पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन असली बात यह नहीं है, असली बात यह है कि तुम कितने बड़े सपने देखते हो समझे। उसके ऐसा कहते ही वहाँ पर शियोन भी आ गए थे, पर उसको देखने के साथ गोपुता उससे सवाल करता है कि तुम्हारे पास एक्सप्लोर करने वाले कपड़े नहीं हैं। उसके इस सवाल का जवाब देते हुए शियोन निराश होते हुए कह रही थी प्रिंसेस सुना ने कहा कि वह समय पर इसे नहीं बना सकी। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एंग्रासिया के गिल्ड की तरफ आ गया था जहाँ पर कगाली यूकी को कॉफी सर्व करते हुए कह रही थी इसके बाद मैं डीमन लॉर्ड रिमरू से मिलने के लिए जा रही हूँ और इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद हम निकल पड़ेंगे। उसकी इस बात पर यूकी बताता है कि मैं वहाँ पर नहीं पहुँच पाऊंगा, लेकिन टीम में सभी को मेरा हेलो कहना। फिर भी क्या तुम्हें इस बात का पक्का यकीन है कि डीमन लॉर्ड मिलें भी वहीं पर होने वाली है और ये वही है ना जिसने तुम्हारे फॉर्मर होमलैंड को तबाह कर दिया था। ये बात सुनकर कगाली उसको समझाती है मैं ठीक रहूंगी और जब मैं डीमन लॉर्ड बनी तो मैंने उस सदमे पर काबू पा लिया था। साथ ही साथ मैं प्लान के अनुसार अमृता के सिक्योरिटी सिस्टम को एक्टिवेट करूंगी और इसे बस शुरू करने से ही किसी को भी कोई शक नहीं होगा। ये बात सुनकर यूकी काफी ज्यादा खुश होने के साथ कहता है कि तो फिर मैं तुम पर ही भरोसा कर रहा हूँ और ये हमारे लिए यह जानने का भी मौका है कि डीमन लॉर्ड रिमरू क्या क्या कर सकता है और मैं तो बस वही करना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। आखिर मेरी तो भी बड़ी बड़ी एम्बिशन है। उसके ऐसा कहते यहाँ से कट होकर किंगडम ऑफ सेल्ट्रोजो की तरफ आ गया था जहाँ पर ग्राम बिले कह रहे थे यूकी कागुराजा का क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। उनके इन सवालों का जवाब देते हुए मारियाबेल कहती है ग्रैंडफादर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उस जैसे लालची इंसान पर मेरे ग्रीड का कंट्रोल कभी फेल नहीं हो सकता और 7 डेज क्लंजी के चले जाने के बाद सेंट हिनाटा की पावर लगातार बढ़ने के साथ डीमन लॉर्ड रिमरू का डोमिनेशन और भी ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। फिर हमें किसी भी कीमत पर उसे रोकना ही होगा। अब ये सुनकर ग्राम बिली उससे सवाल करते हैं क्या तुम उसे कंट्रोल कर सकती हो। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए मारियाबेल कहने लगी मैं ये कर सकती हूँ और तुम देख लेना अगर नौबत आ भी गई तो बस मैं यह पक्का करूंगी कि वह मर जाए। उसकी इस बात पर ग्राम बिले बताते कि भले ही इस बात पर स्टॉर्म ड्रैगन अपना कहर बरपा दे पर डीमन लॉर्ड लुमिनस चुप नहीं बैठेगी और इससे वेस्टर्न नेशन सेफ रहेगा, पर तुम्हें जो करना है वो करो। जो सुनकर मारियाबेल उनके सामने ग्रीड करते हुए कह रही थी कि अब मैं जा रही हूँ ग्रैंडफादर। इस पे उसके ग्रैंडफादर बताते हैं जाओ मारियाबेल ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के खातिर जो तुम कर सकती हो वो करके दिखाओ। फिर हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर रिमरू टेलीपोर्ट होकर कगाली के पास पहुंच चुका था। साथ ही वो उससे कहता है तुमको फिर से देखकर अच्छा लगा और हम तुम्हारे साथ काम करने के लिए एक्साइटिंग है। तभी मिलिम सामने की तरफ आते हुए कह रही थी हेलो मैं मिलिम हूँ और तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। फिर उसने अचानक से अपने डीमन आई एक्टिवेट कर ली थी। मिलिम को अपने सामने देखने के बाद कगाली थोड़ी हैरान हो चुकी थी, पर वो खुद को संभालते हुए कहने लगी यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है लेडी मिलिम, तो फिर चलिए प्लाजा की ओर चलते हैं। उसको वहाँ से जाता देखकर मिलिम रिमरू को बताती है कि मुझे कोई खास दिक्कत नहीं देखी, पर वो बस थोड़ी सी अजीब है। इसी के साथ यहाँ से कट होकर बाहर की तरफ आ गया था जहाँ पर कगाली अपने टीम का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कह रहे थे मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ये वह इन्वेस्टिगेशन टीम है जो हमारे साथ रहेगी। जिन लोगों को मैंने ट्रेन किया है उन सभी में ये सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से टैलेंटेड हैं। फिर हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एक कैरेज फुल हो चुका था। जो देखते हुए वो बंदा किसी से कह रहा था ठीक है बाकी सामान उस कैरेज
में धर दो। जबकि दूसरी तरफ कगाली उससे कह रहे थे, लॉर्ड रिमरू आप अपना सामान कहाँ रखवाना चाहेंगे, वैसे भी हम इसे अपने साथ ही चढ़ा सकते हैं। जिसका जवाब देते हुए रिमरू बताता है, हम ज्यादा सामान नहीं लाए हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये सुनकर कगाली हैरान हो चुकी थी। साथ ही वो उससे कहती है, अरे तुम मजाक कर रहे हो है ना, और इतने हल्के कपड़े पहनकर तुम रूम्स को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रिमरू एक कोने में जाते हुए मिलिम से कहता है कि देखो वह तुम्हारी शॉर्ट स्लीव के बारे में बात कर रही है, तुम्हें मेरी तरह लंबी स्लीव्स पहन के आनी चाहिए थी। और उसकी ऐसी बात उसने साफ साफ तौर पर सुन ली थी। साथ ही वो कहती है, ये तो एक जैसी ही है और मुझे लगता है कि तुम लोग एक्सप्लोरेशन को हल्के में ले रहे हो। उसके इन सवालों का जवाब देते हुए रिमरू बताता है, अरे हम ठीक रहेंगे, भले ही ऐसा ना लगे पर हमें एडवेंचरर्स का काफी एक्सपीरियंस है। ये बात सुनकर ककाली कहते, ठीक है अगर तुम जिद करते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो फौरन मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ देती हूँ। जो सुनकर रिमरू कहता है, हमें किसी भी गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं हमें उस जगह से जोड़ दूंगा। ये कहते ही उसने वहाँ पर काफी बड़ा गेट समन कर लिया था जो दिखने में काफी डरावना लग रहा होता है, पर उस गेट को देखने के बाद ककाली के तो होश ही उड़ चुके थे। साथ ही वो उनसे कह रहा था, अंदर की तरफ चले जाओ और तुम सीधे डिस्टेम में निकलोगे। शुरू में तो उन लोगों को काफी झिझक हो रही थी पर वो आखिर में चल ही जाते हैं, लेकिन अंदर का नजारा देखने के बाद उन लोगों के तो होश ही उड़ जाते हैं। और वो लोग इस नजारे को देखते हुए कह रहे थे, कैरेज से इसमें 2 महीने लग जाते पर डीमन लॉर्ड कितने अमेजिंग होते हैं। जब वो ऐसा कह रहे थे तभी हम सामने की तरफ कुछ डार्क एल्फ को देख पाते हैं जो उन्हीं की तरफ आ रहे थे। अब उनको देखते हुए रिमरू का कहना है, क्या वे हमारा वेलकम करने आए हैं। जबकि दूसरी तरफ उनमें से एक डार्क एल्फ उनका स्वागत करते हुए कह रहे थे, लॉर्ड रिमरू, लेडी मिलिम और गिल्ड के बाकी मेंबर्स, डिस्टर्ब में आपका स्वागत है। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए कौन कौन एक्साइटिंग है कमेंट में जरूर बता देना। तो फिर मिलते हैं, sayonara।